चलो गाइस, आज हम लोग बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ देखने वाले हैं कि सॉलिड स्टेट को 10 मिनट के अंदर हम लोग कैसे कर सकते हैं। चलो सबसे पहले मैं बता दूं कि मैंने ये पूरा माइंड मैप लिया है। इस माइंड मैप के ज़रिए मैं आपको 10 मिनट के अंदर पूरी तरह सॉलिड स्टेट को कवर कर दूंगा। चलो देखो, सबसे पहले सॉलिड, देखो दो टाइप का सॉलिड होगा, क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमोर्फस सॉलिड, ठीक है ना। क्रिस्टलाइन सॉलिड जो रियल सॉलिड होता है, एमोर्फस सॉलिड जो थोड़ा सा फॉल्स टाइप का सॉलिड होता है। जैसे रबर की बात कर ले, ग्लास वगैरह की बात कर ले, ये सब एमोर्फस सॉलिड के अंदर होता है। देखो क्रिस्टलाइन सॉलिड का प्रॉपर्टी आपने पढ़ा होगा कि इसका जो अरेंजमेंट होता है वो रेगुलर होता है। उसके बाद इसका डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक होता है, लॉन्ग रेंज ऑर्डर है, मतलब हर जगह अरेंजमेंट वगैरह सेम होगा। वो एन आइसोट्रॉपिक होता है, ठीक है ना। एन आइसोट्रॉपिक का मतलब हर जगह आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कंडक्टिविटी वगैरह सेम नहीं रहेगा। एक्चुअली ये उल्टा होता है, क्वांटिटी क्यों होता है ये मैं बाद में आपको कहीं बताऊंगा, बिकॉज हम लोग के पास टाइम बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड है, वो उतना काम का भी नहीं है। आगे बात करें एग्जाम्पल क्रिस्टलाइन सॉलिड का, तो NaCl, आपका पोटासियम नाइट्रेट, LiF, ये सब आपका किसका एग्जाम्पल है, क्रिस्टलाइन सॉलिड का है। एमॉर्फस की बात करें तो आपका कहते हैं इरेगुलर शेप होगा, आपका शॉर्ट रेंज ऑर्डर होगा, मतलब हर जगह अरेंजमेंट सेम नहीं होगा। और ये आइसोट्रॉपिक होगा। आइसोट्रॉपिक का मतलब हर जगह रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, थर्मल कंडक्टिविटी वगैरह सेम रहेंगे। एग्जाम्पल प्लास्टिक हो गया, ग्लास हो गया, रबर हो गया। ये आपका क्या है, सॉलिड का टाइप हो गया। मैं आपको पैटर्न वाइज पढ़ाऊंगा, जो मतलब NCERT का जो पैटर्न है रेगुलर क्लास में से पढ़ाया जाता है, उसी मैं पैटर्न से आपको रिवीन करवाऊंगा। आप बस खाली हेडफोन लगा के सुनते रहो, 10 मिनट के अंदर ये टॉपिक आपको स्ट्रांग हो जाएगा। आगे बात करें सॉलिड का जो प्रॉपर्टीज़ वगैरह आइडिया होगा, ठीक है, सिंपल सा छोटी छोटी बातें। आगे बात करें स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड, तो देखो इसके अंदर सबसे आपको पता कि यूनिट सेल के बारे में बात करते हैं। जो सबसे छोटा वाला जो लैटिस को कंट्रीब्यूट करेगा उसको हम लोग यूनिट सेल बोलेंगे। जो स्मॉलेस्ट आपका रिपीटिंग पैटर्न होगा उसको हम लोग यूनिट सेल बोलते हैं। यूनिट सेल आपका बहुत टाइप का होगा, एक होगा सिंपल क्यूबिक होगा जिसको प्रिमिटिव के नाम से आप जानते हो। उसके बाद बॉडी सेंटर होगा, उसके बाद फेस सेंटर होगा, उसके बाद एंड सेंटर होगा। ये सब होने वाला है। आगे बात करें आपका कि सेंटर, सिर्फ सेंटर यूनिट सेल भी होगा, बट मेनली आपको पता है कौन कौन सा होता है। आपका SC होता है, आपका BCC होता है, उसके बाद FCC होता है जिसको हम CCP भी बोलते हैं, ठीक है, क्लियर है। और आपका बाद में हम लोग इसको इन सेंटर होता है। इन सेंटर जनरली, इन सेंटर आपको पता है इमेजिनरी होता है। तो ये जनरली हम लोग 4 टाइप का यूनिट सेल के बारे में बात करते हैं। आगे नेक्स्ट बात कर सकते हैं हेक्सागोनल की बात की भी कर सकते हैं, लेकिन वो लेटर ऑन हम लोग डिस्कस करेंगे। चलो बॉडी, आप सिंपल क्यूबिक की बात करें तो एटम क्या होगा, कॉर्नर पे होगा। बॉडी सेंटर की बात करें तो कॉर्नर पे होगा और बीच में बॉडी में होगा। फेस सेंटर की बात करें तो आपका कॉर्नर पे होगा प्लस आपका हर एक फेस के आपका बीच में होगा। और इन सेंटर की बात करें तो आपका हर कॉर्नर पे होगा और कोई भी 2 अपोजिट फेस पे होगा। चलो सिंपल क्यूबिक में बात करते हैं कि इफेक्टिव एटम कितना होता है। इफेक्टिव एटम 1 होगा, क्योंकि जो कॉर्नर पे होगा वो कितना कंट्रीब्यूट करेगा, 1/8 क्यूब में होगा, इसलिए 8 × 1/8। अगर बॉडी सेंटर की बात करें तो कॉर्नर की वजह से 1 आएगा और बॉडी की वजह से 1 आएगा, डेट इज 2। फेस सेंटर की बात करें तो हर एक फेस पे जो होगा वो हाफ कंट्रीब्यूट करेगा, तो क्या होगा, हाफ × 6 फेस हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा उधर से। और आपका कॉर्नर पे होगा 1, जिसकी वजह से टोटल होगा 4। इन सेंटर की बात करें तो इन सेंटर पे क्या होगा, कॉर्नर की वजह से 1 और कोई भी 2 फेस की वजह से 1 हो गया, तो 1 + 1 आपका 2 हो जाएगा। तो ये इफेक्टिव एटम आपको पता होना चाहिए। आगे नेक्स्ट बात करें डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल की बात करें तो Z × M / A³ × अवोगाड्रो नंबर। Z का मतलब इफेक्टिव एटम, M का मतलब मोलर मास, ठीक है ना, A का मतलब एज लेंथ जो क्यूब का होगा और Na का मतलब अवोगाड्रो नंबर। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स जो हैं वो आपको क्या होना चाहिए, वो पता होना चाहिए। थोड़ा मैं जूम कर दे रहा हूँ, थोड़ा सा मैं जूम कर रहा हूँ, तो इससे आपको थोड़ा सा क्लियरेंस जो है वो मिल सके, थोड़ा सा जो है आपको क्लियरेंस मिल सके, ठीक है। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स जो हैं वो आपको अगर पता रहेगा तो आप क्या करोगे, ईजिली जो है चीज़ों को कोऑपरेट कर पाओगे। चलो नेक्स्ट हम लोग जो है वो बात करेंगे आपका कि हम लोग इफेक्टिव एटम तो हमने देख लिया कि इफेक्टिव एटम भाई हम लोग निकाल कैसे रहे, ये हम लोग देख चुके इफेक्टिव एटम कैसे निकाल रहे हैं। आगे लैटिस का जो है तुम्हारा ब्रेविस लैटिस जिसको आप बोलते हो, उसका हम लोग क्रिस्टल सिस्टम के बारे में बात करें तो क्रिस्टल सिस्टम आपको पता है 7 टाइप का होगा। कौन कौन सा, क्यूबिक होगा, टेट्रागोनल होगा, ऑर्थोरेम्बिक होगा, मोनोक्लिनिक होगा, हेक्सागोनल होगा, रोम्बोहाइड्रल होगा, ट्राइक्लिनिक होगा।
आपको बात करें तीनों का अगर एज लेंथ इक्वल है तो क्यूब के अंदर आएगा और उसका एंगल क्या होगा, तीनों 90 डिग्री के इक्वल होगा। टेट्रागोनल की बात करें तो दो साइड इक्वल होगा, तीसरा साइड अनइक्वल होगा, आपका तीनों एंगल 90 के बराबर होगा। ऑर्थोरोम्बिक की बात करें तो तीनों क्या होगा, तीनों आपका क्या होगा, आपका तीनों साइड अनइक्वल होगा, एंगल तीनों इक्वल होगा, 90 डिग्री का होगा। चलो आगे बात करें मोनोक्लिनिक का, कोई भी साइड मतलब कोई भी साइड इक्वल नहीं होगा, अल्फा गामा 90 के बराबर होगा बट बीटा 90 के बराबर नहीं होगा। हेक्सागोनल की बात करें तो दो साइड इक्वल होगा, इसलिए दो एंगल भी इक्वल होगा, अल्फा गामा 90 के बराबर होगा, बीटा 120 के बराबर होगा। रोम्बोहाइड्रल जिसको ट्राइगोनल भी बोलते हैं, आपका तीनों साइड इक्वल होगा, तीनों एंगल भी इक्वल होगा मैथ्स के प्रॉपर्टी से, बट 90 डिग्री के बराबर नहीं होगा। ट्राइक्लिनिक की बात करें तो तीनों साइड अनइक्वल होगा और एंगल भी तीनों अनइक्वल होगा। एग्जाम्पल अगर आप देख लो, क्यूबिक कॉपर एग्जाम्पल ये आता है नीट में, किसका कॉपर किसका है, क्यूबिक का स्ट्रक्चर का एग्जाम्पल है, ठीक है ना। कैल्शियम कार्बोनेट, रोम्बोहाइड्रल, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे बात करें हम लोग पैकेजिंग के बारे में बात करते हैं। पैकेजिंग कैसा कैसा होता है जिसको आप अरेंजमेंट के थ्रू समझते हो, ठीक है ना, क्लियर है। तो पहली बात करें सिंपल क्यूबिक की अगर हम बात करेंगे तो आपको पता होगा सिंपल क्यूबिक का, जिसको प्रिमिटिव भी बोलते हैं, उसका पैकिंग एफिशिएंसी 52.4 आता है, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है इसका। इसमें पैकेजिंग टाइप पैटर्न क्या होता है, ए, मतलब सारा आइटम का अरेंजमेंट ए के फॉर्म में रहेगा, मतलब ये जो अरेंजमेंट है आपका क्या रहेगा, वो ए के फॉर्म में रहेगा, ठीक है, क्लियर है। चलो आगे बात करें, अगर अरेंजमेंट थोड़ा सा अलग हुआ, मतलब थोड़ा सा अलग हुआ तो आपको पता है ए बी ऐसे बोलना पड़ेगा। तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का जो पैकिंग एफिशिएंसी है वो 74% होता है और एफसीसी का भी पैकिंग एफिशिएंसी 74 होता है, ठीक है, क्लियर है। कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें एफसीसी का तो 12 होगा, ठीक है ना। इसमें पैटर्न एबीसी ऐसे करके होगा। एससीपी की बात करें तो एबी होगा और अगर आप बात करो बीसीसी का तो 68% के आसपास आपका पैकिंग एफिशिएंसी आएगा और एफसीसी का बात करो 74% आएगा। तो ये वाला पार्ट आपको क्लियर जो है वो हो गया होगा। चलो आगे हम लोग नेक्स्ट जो बात करेंगे वो वॉइड क्रिएट के बारे में बात करेंगे। चलो और भी थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, जैसे मैं यहाँ थोड़ा आपको नीचे जो कॉलम बना हुआ है, क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर आयोनिक, आपका मॉलिक्यूलर, कोवेलेंट, मेटालिक, ठीक है ना। तो आयोनिक का मतलब आयन आयन फोर्स होगा, दोनों के बीच में लॉजिकल है। मॉलिक्यूलर का मतलब आपका लंदन फोर्स होगा, ठीक है। कोवेलेंट का मतलब कोवेलेंट बॉन्ड होगा, मेटालिक का मतलब मेटालिक बॉन्ड होगा। तो ये आइडिया आपको होना चाहिए। मॉलिक्यूलर फोर्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग वगैरह कॉपरेट हो जाएगा। कोवेलेंट बॉन्ड में आपको पता है कार्बन डायमंड, ठीक है, कार्बन का जो एलोट्रोप है डायमंड, SiO4, ये सब होना चाहिए। मेटालिक की बात करेंगे सोडियम जिंक वगैरह हो जाएगा। तो ये क्लियर आपका होना चाहिए, ठीक है ना। कोवेलेंट थोड़ा सा हार्ड होगा, ठीक है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा। आयोनिक की बात करें ब्रिटिल होगा, हार्ड होगा, हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा, हाई बॉइलिंग पॉइंट वगैरह होगा, NaCl सॉल्ट, ये आपको आइडिया होना चाहिए। आगे बात करते हैं वॉइड को। तो वॉइड आपको पता है मेनली दो टाइप का वॉइड, हम लोग टेट्राहाइड्रल और ऑक्टाहाइड्रल वॉइड के बारे में बात करते हैं, ठीक है। और भी वॉइड होते हैं, तो उसके लिए हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर के साथ साथ हम लोग रेडियस रेशियो देखते हैं। रेडियस रेशियो का मतलब क्या होता है कि मिनिमम आपका केटायन का साइज क्या होना चाहिए जिसके लिए वो लैटिस में फिट हो जाए, ठीक है ना, वॉइड में फिट हो जाए, बेसिकली लैटिस के नहीं, मतलब वॉइड के अंदर फिट हो जाए। चलो तो अगर 0.155 से लेकर 0.255 तक रहेगा, इसका मतलब जो वॉइड क्रिएट हो रहा होगा वो ट्रायंगुलर टाइप का वॉइड रहेगा। आगे 0.255 से लेकर 0.414 तक रहेगा तो 4 रहेगा। मैं आपको बता दूं R पॉजिटिव डिवाइडेड बाई R माइनस, अगर आपका ये वैल्यू तुम्हारा क्या आ जाए, ये 0.255 के बराबर 0.255 के बराबर आ जाए तो ये आपका क्या होगा, ये टेट्राहाइड्रल वॉइड होगा। R प्लस डिवाइडेड बाई R माइनस का वैल्यू 0.414 √2 - 1 हो जाए तो ऑक्टाहाइड्रल वॉइड रहेगा। ये आपका मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है ना। तो ये मतलब सॉरी, ये मिनिमम वैल्यू है जो आपको पता होना चाहिए, मिनिमम वैल्यू है। इससे कहीं भी होगा उसके आसपास का रेंज का तो ऑक्टाहाइड्रल वॉइड, जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6, और 0.732 हो जाए तो क्यूबिक वॉइड हो जाएगा। तो ये आपको आइडिया होना चाहिए। और अगर ट्रायंगुलर वॉइड है तो उसका वैल्यू 0.155। तो क्वेश्चन कैसा आ सकता है कि पॉजिटिव का वैल्यू पता करना है, रेडियस मतलब रेडियस केटायन का पता करना है, एनायन का आपको पता है, तो कौन सा वॉइड बन रहा है आप देख लो। तो यह छोटा छोटा आइडिया आपको होना चाहिए, ठीक है ना। अच्छा आगे बात करें हम लोग एग्जाम्पल, NaCl में ऑक्टाहाइड्रल वॉइड होता है, ZnS में टेट्राहाइड्रल वॉइड होता है, CaCl में सीजियम क्लोराइड में क्यूबिक वॉइड होता है, ठीक है ना, क्लियर है। तो ये थोड़ा सा याद अगर होगा तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। चलो
आगे बात करते हैं हम लोग आपका डिफेक्ट के बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है ना। कुछ हम लोग डिफेक्ट के बारे में बात करते हैं कि मान लो 4-5 बच्चे बैठे हुए थे, एक बच्चा उठ के चला गया तो एक डिफेक्ट क्रिएट हो गया, तो वो लाइन डिफेक्ट बोले। बहुत सारा एक साथ निकल के चला गया तो कंटिन्यूस डिफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको आइडिया होना चाहिए। अब हम लोग डिफेक्ट के कोई एग्जांपल समझते हैं कि एक है जिसमें चार्ज पूरा बैलेंस है, मतलब जितना केटायन निकलेगा उतना ही एनायन निकलेगा, ठीक है ना। जितना बॉयज़ निकलेंगे क्लासरूम से उतना ही गर्ल्स निकलेंगे, तो उसको स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट बोलते हैं, मतलब जिसके अंदर चार्ज मेंटेन्ड है, ठीक है ना। क्लियर है कि जितना केटायन था उतना ही एनायन भी निकलेगा, तो वो आपका कोई भी पॉजिटिव निगेटिव क्रिएट नहीं कर पाएगा, तो वो हम लोग स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट बोलेंगे। और किसी भी टाइप का अगर सोचो कभी केटायन ज़्यादा निकल गया, कभी एनायन ज़्यादा निकल गया, तो उस केस में हम लोग नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट हम लोग बोलेंगे। तो ये अच्छे तरीके से आइडिया होना चाहिए। इम्प्योरिटी डिफेक्ट का मतलब कोई बाहर से इम्प्योरिटी वगैरह आ गया तो हम लोग उसको इम्प्योरिटी डिफेक्ट बोलते हैं। चलो, अब स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट के अंदर जो है आपको नॉन आयोनिक सॉलिड और आयोनिक सॉलिड के बारे में, जिसको मतलब जो आयोनिक के अंदर होगा और नॉन आयोनिक हम लोग डिस्कस करेंगे। देखो, सबसे पहला जो इम्पॉर्टेंट हम लोग डिफेक्ट के बारे में बात करने वाले हैं वो है आपका स्कॉटकी डिफेक्ट। स्कॉटकी डिफेक्ट में क्या होता है कि जितना केटायन निकलेगा उतना ही एनायन निकलेगा, डेंसिटी घट जाएगा, ठीक है ना। क्लियर है। और ये जनरली किस में होता है, जिसमें एटम का साइज ऑलमोस्ट केटायन एनायन का साइज ऑलमोस्ट मतलब सिमिलर हो, ठीक है। क्लियर है, ये आपको आइडिया होना चाहिए। कोऑर्डिनेशन नंबर तुम्हारा क्या होगा, ये लार्ज मैं बताऊंगा यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए। हाई वाले कंपाउंड में होता है डेंसिटी डिक्रीज करेगा। तो स्कॉटकी डिफेक्ट में क्वेश्चन क्या आ सकता है, डेंसिटी डिक्रीज, इंक्रीज या सेम, तो भाई डेंसिटी डिक्रीज करेगा, इक्वल केटायन एनायन निकल गया, ठीक है। चलो आगे बात करेंगे हम लोग। आगे अगर हम लोग डिस्कस करेंगे तो एक है फ्रेंकल डिफेक्ट। इसमें क्या होता है कि सपोज करो कि एक क्लासरूम में 30 बच्चे थे, तो एक बच्चा अगर अपना सिर्फ प्लेस चेंज कर ले बट वो रूम से बाहर ना जाए, मतलब डेंसिटी अगर फिक्स है, तो उसको हम लोग फ्रेंकल डिफेक्ट बोलेंगे। ये जनरली किस में होता है, जिसमें एक मतलब केटायन बहुत छोटा हो, एनायन बहुत बड़ा हो, दोनों के बीच में डिफरेंस जो है तुम्हारा बहुत ही लार्ज हो, मतलब दोनों के बीच में डिफरेंस लार्ज हो, मतलब लार्ज ये नहीं बोलेंगे कि एनायन बहुत लार्ज हो, मतलब दोनों के बीच में साइज का डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो ताकि स्पेस रहे, तो उसको हम लोग फ्रेंकल डिफेक्ट बोलते हैं। और इसको डिसलोकेशन के नाम से भी जाना जाता है, बट इसमें डेंसिटी कोई चेंज नहीं होगा। आगे बात करें हम लोग नॉन आयोनिक सॉलिड में, तो आपका वैकेंसी डिफेक्ट, ये भी वैकेंसी डिफेक्ट है नो डाउट, बट ये डिसलोकेशन के अंदर है क्योंकि डिसलोकेट हुआ है, ठीक है ना। स्कॉट की भी वैकेंसी डिफेक्ट है, नो इशू, ठीक है। क्लियर है। चलो आगे बात करेंगे हम लोग कि नॉन स्टोइकोमेट्रिक में क्या होगा, इसके अंदर या तो केटायन ज़्यादा होगा या तो एनायन ज़्यादा होगा। तो इस केस में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं और वो लैटिस में मूव करते रहेगा, जिसकी वजह से उसको हम लोग एफ सेंटर के नाम से जानते हैं और वो कलर प्रोड्यूस करने के काम आता है, ठीक है। क्लियर है। आगे बात करेंगे, ये जेडोनो जैसे ब्रेक हो गया तो यहाँ तुम्हारा क्या है, एक्स्ट्रा केटायन आ गया, तो ये आपका इम्प्योरिटी डिफेक्ट के अंदर काउंट होगा। तो ये पूरा डिफेक्ट वगैरह आइडिया रहेगा। तो अच्छा, आगे बात करें प्रॉपर्टीज़ को लेके, तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस हो सकता है, तो जिसके जो मैग्नेटिक फील्ड को थोड़ा अट्रैक्ट करेगा, पैरामैग्नेटिक O2 पैरामैग्नेटिक है, कॉपर 2+, क्लियर है, आइडिया होना चाहिए। चलो आगे डायमैग्नेटिक की बात करें, जो मैग्नेटिक फील्ड को हल्का रिपेल करता है, वाटर वगैरह हो गया, जिसमें नॉर्मल आप इनऑर्गेनिक जानते हो। फेरोमैग्नेटिक की बात करें, जो आपको थोड़ा पैरामैग्नेटिक से ऊपर होगा तो उसको फेरो बोलेंगे। एग्जाम्पल आपका आयरन, निकिल, कोबाल्ट वगैरह हो गया। एंटी फेरो की बात करेंगे तो जिसमें तुम्हारा पैरामैग्नेटिज्म तुम्हारा बहुत ही आपका क्या होगा, जीरो, मतलब ओवरऑल जो है वो कैंसिल कर दे, तो उसको हम लोग एंटी फेरोमैग्नेटिज्म बोलेंगे। फेरी की बात करें तो लार्ज मैग्नेटिज्म, ठीक है ना, क्लियर है, बट मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो कम रहेगा क्योंकि इसका ये अरेंजमेंट आ सकता है। सो फेरो में सारा का सारा इलेक्ट्रॉन ऊपर है, एंटी फेरो में एक ऊपर है एक नीचे है, एक ऊपर एक नीचे है, कैंसिल कर देगा। आगे फेरी की बात करें तो अनइक्वल नंबर ऑफ ऊपर नीचे होगा, तो ये आइडिया होना चाहिए। चलो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो आपको आइडिया ही होगा, सॉलिड का कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर होता है। आगे पी टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर, आपको पता है ग्रुप 13 से अगर मिक्स करोगे कार्बन 14 को, मतलब 14 वाले को, तो आपका क्या होगा, पी टाइप, और अगर 15 से करोगे मिक्स तो एन टाइप। तो ये आइडिया आपको होना चाहिए। रिच डोपिंग इसको बोलते हैं और इसको डिफिशिएंट डोपिंग बोलेंगे। तो ये प्रॉपर वे में पूरा माइंड मैप मैंने आपको रिवीजन जो है वो करवा दिया। मैं थोड़ा सा इस पर रोशनी डालना चाहता हूँ कि आपको ये पैकिंग एफिशिएंसी वगैरह याद होना चाहिए। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर वगैरह, मतलब हेक्सागोनल बात करें तो ये 2 डायमेंशनल है इसलिए 6 होगा, अगर 3 डायमेंशन होगा तो आपका 12 होगा।
इसका इफेक्टिव आइटम 6 होता है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग की बात करें तो, ठीक है ना। सीसीपी की बात करें तो आपको 4 होगा, ठीक है। पैकिंग एफिशिएंसी दोनों का सेम है। तो ये पूरा जो है अगर आपका रिवीजन है तो सब कुछ अच्छा है, चंगा है यार। तो ठीक है, अगर ये वीडियो बाकी में आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक करो और कमेंट करना। अगर ऐसा हुआ तो मैं उसको छोटे छोटे वीडियो एग्ज़ाम से पहले कम से कम 10-12 वीडियो दे दूंगा। अगर नहीं अच्छा लगा तो भी कमेंट में लिख देना कि अच्छा नहीं लगा, और इम्प्रूवमेंट को लेके आएंगे। टेक केयर, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।